हेलो स्टूडेंट, एसवीएन ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हमारा विषय चल रहा है हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता। तो आज हम उसकी नई इकाई स्टार्ट करने जा रहे हैं डीएलएड सेकेंड ईयर की। तो उसमें हमारा टॉपिक है एनसीएफ 2005 यानी भारतीय राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की आज रूपरेखा के बारे में चर्चा करेंगे। एनसीएफ 2005 है क्या, ये किस कारण लागू किया गया, कौन सी प्रणाली है, इसमें बालक के ऊपर कौन कौन सी प्रक्रियाओं का वो किया गया है कि बालक को कैसे क्या सीखने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए, बालक को अपने क्षमता और कौशल का विकास करने के लिए किस प्रकार उसको प्रभावित करना चाहिए। तो इस एनसीएफ के फुल फॉर्म क्या हो गए, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, भारतीय राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। तो ये हो गया हमारा इसके फुल फॉर्म। तो हम देखते हैं एनसीएफ का मुख्य उद्देश्य क्या था कि बालक को क्या और कैसे पढ़ाया जाए, बालक को किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए, उसके बारे में उसे रटंत विद्या है उसके ऊपर उसको कम फोकस करना चाहिए, यानी उसको बंद करना चाहिए, नहीं तो फिर बच्चे को समझ में नहीं आएगा। एक दिन 10 दिन के लिए रट लेगा वो, फिर वापस भूल जाए तो आगे भविष्य में उसके वो चीज़ काम नहीं आएगी। तो इसमें क्या है कि बालक को कैसे और क्या पढ़ाया जाए, तो इन्हीं विषयों पर ध्यान केंद्रित करने हेतु कि इन्हीं विषयों को बालक को क्या और कैसे पढ़ाया जाए, इसको ध्यान केंद्रित करने का क्या है, एक नया दस्तावेज है, क्या और कैसे पढ़ाया जाए। इसके रूप में क्या है, एक नया राष्ट्रीय दस्तावेज तैयार किया है, नया राष्ट्रीय दस्तावेज। अब एनसीएफ 2005 की कहां से क्या हुआ, उसका क्या निकला कि एनसीएफ 2005 में को जो एनसीईआरटी है हमारी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद है, राष्ट्रीय शिक्षा, तो उसमें क्या है, उसके तत्वाधान में जो एनसीईआरटी का केंद्र कहाँ है, नई दिल्ली। उसके तत्वाधान में क्या किया, इसकी उत्पत्ति हुई। तो इसके बारे में आगे देखते हैं कि बालकों को एनसीएफ 2005 का उदाहरण किसे जाता है, रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध है, रविंद्रनाथ टैगोर के एक उदाहरण है रविंद्रनाथ टैगोर का। तो इसका क्रेडिट किसको जाता है, उसका निबंध है सभ्यता और संस्कृति। उसका निबंध कौन सा है, सभ्यता और प्रगति के हुआ। उन्होंने बताया कि सर्जनता रविंद्रनाथ टैगोर का एक उदाहरण है, उसका क्या नाम है, सभ्यता और प्रगति। सभ्यता और प्रगति एक रविंद्रनाथ टैगोर का क्या है, निबंध। तो उसके ऊपर क्या है, इसमें क्या बताया गया है, इस निबंध के अंतर्गत इसमें बताया गया है कि सर्जनात्मकता, उद्धार, आनंद। क्या है सर्जनात्मकता, उसमें क्या आ जाती है, बच्चे की क्रिएटिविटी यानी सर्जनात्मकता। वो क्या है, बच्चे की सर्जनात्मकता, उद्धार और उसके बचपन की कुंजी है। यानी एक तो बचपन में बच्चे का व्यवहार देखा जाता है, एक थोड़ा वो बड़ा होता है, उसके पढ़ाई का वर्कलोड पड़ता है, तो उसके अंदर क्या होती है, वो बच्चा एकदम से उसके पास इतना भार पड़ जाता है कि वो एक स्ट्रेस में आने की उसकी संभावना है। तो उसमें क्या होता है कि बच्चे को इतना दबाव में नहीं रखना चाहिए, बच्चे को दबाव और तनाव से मुक्त रखना चाहिए। तो यह आता है उसके रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने एक निबंध के माध्यम से, इसमें सभ्यता और प्रगति नाम का निबंध है, इसके माध्यम से इसका वर्णन किया है। तो अब इसका एनसीएफ 2005 का इसने दिया किसने था वर्णन, एनसीएफ 2005 को शुरुआत किसने की और किसकी अध्यक्षता में की गई, और इसको मुख्य रूप से इसका नेतृत्व किसने किया। तो एनसीएफ 2005 का उद्भव कहां से हुआ, एनसीएफ 2005 इसे कहां किया गया, प्रोफेसर MHRD यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। एक थे प्रोफेसर यशपाल, जो उन्होंने एक समिति प्रोफेसर यशपाल समिति गठित की थी। तो उसने क्या किया कि प्रोफेसर यशपाल ने क्या किया कि एक नई चुनी हुई अपने कुछ तथ्य उन्होंने चुने प्रोफेसर यशपाल ने।
प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में क्या किया? कुछ विद्वान थे, कुछ शिक्षक थे, विद्वान, शिक्षक और अनेक जो ज्ञाता थे। तो उन्होंने क्या किया? नई राष्ट्रीय नीति को क्या देखा? कुछ विद्वान शिक्षक थे, उन्होंने क्या देखा? नई राष्ट्रीय नीति को एक चुनौती के रूप में देखा, चुनौती के रूप में। तो इसमें क्या हो गया कि प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया था कोई दस्तावेज, तो उसमें क्या किया? प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में कुछ विद्वान थे, कुछ शिक्षक थे, उन्होंने क्या देखा? नई राष्ट्रीय नीति को एक चुनौती के रूप में देखा कि इसी में बच्चे का भार कम कैसे किया जाए, उसकी रटत विद्या प्रणाली को कैसे, बच्चे को भार से मुक्त कैसे किया जाए, या उसे स्वतंत्र वातावरण किस प्रकार दिया जाना चाहिए। ये नहीं कि पहले क्या था, प्राचीन परंपरा में बच्चे को घर से भेज दिया था आश्रम में, तो आश्रम में क्या होता था, जब वो पूरी विद्या प्राप्त करके वापस आता था तो उतने दिन उसके लिए घर बार सब कुछ छोड़ दिए जाते थे। तो अब क्या है, बच्चे को टाइम टू टाइम थोड़ा समय की कमी या समय पे जाना, स्कूल में समय पे आना, उसके भार कम करना, होमवर्क कम देना, रटने की विद्यालय। और शिक्षा को क्या बनाया फिर? पहले क्या था? शिक्षक केंद्रित। आश्रम में क्या होता था? शिक्षक ही पढ़ाता था। तो उसमें क्या था कि शिक्षक अपनी गुरु होता था जो आश्रम में, वो अपनी शिक्षा पर ज्यादा जोर देता था। तो बालक को उसे मजबूरी व सीखना पड़ता था, उतने समय में उस शिक्षा को पूरा करना होता था। आज क्या है कि शिक्षा क्या है? बाल केंद्रित। शिक्षा कौन सी हो गई? बाल केंद्रित। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि शिक्षा को क्या किया जाए? बाल केंद्रित किया जाए। तो इसमें क्या है कि एनसीएफ अब एनसीएफ 2005 में क्या था? एक राष्ट्रीय संचालन समिति थी जो इन्होंने ये बनाई थी। उसमें क्या था? एक राष्ट्रीय संचालन समिति थी, राष्ट्रीय संचालन समिति थी। उन्होंने कितने समूहों का गठन किया? 21 समूहों को गठन किया, 21 समूहों का गठन किया। अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार से शिक्षा नीति का अनेक समूह बना के उसको एक शिक्षा नीति के दायरे में पढ़ने के लिए गठित किया। तो प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में जो विद्वान शिक्षक थे, उन्होंने एक नई राष्ट्रीय शिक्षक नीति को क्या देखा? एक चुनौती के रूप में। अब फिर क्या किया इन्होंने? एक नई राष्ट्रीय संचालन समिति का निर्माण किया। तो जिनमें कितने समूह बनाए इन्होंने? 21 समूहों का गठन, यानी 21 संस्थाओं पर फोकस किया, 21 प्रकार के संस्थाओं पर फोकस किया। अब आगे देखते हैं कि फिर एनसीईआरटी के तत्कालिक निर्देशन में इसका नेतृत्व फिर किसने किया? एनसीएफ का फाइनली रूप से किसने किया नेतृत्व? प्रोफेसर कृष्ण कुमार ने। प्रोफेसर कृष्ण कुमार द्वारा 2005 में इसे नेतृत्व प्रदान किया। क्या किया इसका? कि प्रोफेसर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में संपन्न हुआ इसका कार्य पूरा। एनसीएफ 2005 के नेतृत्व में संपन्न हुआ। यानी कि एक जो ये थे एनसीईआरटी के निर्देशक, कौन थे ये? एनसीईआरटी के निर्देशक। संस्था का गठन तो इन्होंने कर दिया यशपाल समिति ने। एक राष्ट्रीय समिति को गठित करके उन्होंने विद्वान और शिक्षकों को एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में बताया, जिन्होंने उन्हें चुनौती के रूप में स्वीकार किया। फिर उन्होंने एक नई राष्ट्रीय संचालन समिति का निर्माण किया, उनको 21 समूह में बांटा। फिर क्या करते हैं? फिर इन्होंने तो ये इतना काम कर दिया, नई संचालन समिति बना दी, 21 समूह बना दिए और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को एक चुनौती के रूप में सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया। फिर इसको सही सुचारू रूप से किसके रूप में संपन्न हुआ? एनसीईआरटी के निर्देशक थे प्रोफेसर कृष्ण कुमार, जिन्होंने 2005 में अपने नेतृत्व में इसको एनसीएफ 2005 को संपन्न किया। तो ये है हमारे एनसीएफ की नॉर्मल परिभाषा। अब आगे देखते हैं हम कि ये एनसीएफ क्या है? जो मिशन मोड के रूप में प्रारंभ हुई थी। एनसीएफ क्या हुआ था? मिशन मोड के रूप में, मिशन मोड के रूप में। अब मिशन मोड के रूप में कैसे हुआ?
एनसीएफ मिशन मोड के रूप में हुआ, तो उसमें प्रारंभ का, तो उसमें क्या था, वेट। एनसीएफ मिशन मोड के रूप में उसे क्या नाम दिया, वेट। वेट का क्या अर्थ होता है, वोकेशनल, VOCA, वोकेशनल यानी व्यावसायिक, व्यावसायिक एजुकेशनल ट्रेनिंग, व्यावसायिक एजुकेशन ट्रेनिंग। VE का मतलब है एजुकेशन, एजुकेशन यानी शिक्षा, और ट्रेनिंग, T का होगा ट्रेनिंग, तो उसका क्या हो गया, प्रशिक्षण। अब एनसीएफ ने क्या किया, मिशन मोड के रूप में इसको और कौन सा नाम दिया, वेट का। वेट का हो गया वोकेशनल यानी व्यावसायिक, व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण, कि शिक्षा को व्यवसाय से जोड़ा जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई शिक्षा हो गई तो उसका कोई मतलब ही नहीं निकला, आगे जाकर उसे अपना ना तो कोई लक्ष्य प्राप्त ना कोई उसका उद्देश्य निकला, तो उसको क्या किया जाए, व्यवसाय के रूप में, यानी आगे जाकर बच्चों को उसका स्तर ऐसा होना चाहिए पुस्तकों का कि उसके आगे जाकर उनके जो व्यवसाय है, उनकी आर्थिक स्थिति उसमें भी काम आए, यानी उनके कोई जॉब मिले, या फिर वो अपना उस ज्ञान को अपने कोई काम धंधों में उसे अर्जित कर सके। तो उसमें क्या हो जाएगा कि बच्चे को रटत विद्या प्रणाली से मुक्त हो जाएगा, और एक पाठ्यक्रम निश्चित होगा। पाठ्यक्रम निश्चित होगा तो उसे क्या होगा, उसे समझने में और सोचने में और याद करने में भी सरलता रहेगी। और अगर पाठ्यक्रम का कोई रूप ही नहीं होगा, अगर उसे विस्तार रूप में दे दिया जाए, पता ही नहीं चलेगा ये कौन सी कक्षा का है, या कौन सी कक्षा का, या उसके लेवल, उसके मानसिक स्तर के अनुसार कोई लेवल ही नहीं होगा, तो फिर बच्चे को क्या समझ में आएगी, उसे तो कुछ भी पढ़ाई ना के बराबर है। और उसमें स्कूल का बैग का बोझ कम, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, एनसीएफ का मुख्य उद्देश्य था शिक्षा बिना बोझ के, शिक्षा बिना बोझ के। आजकल हम देखते नहीं है, अब इस साल में तो थोड़ा बहुत चेंज हुआ है कि थोड़ा बैग का बोझ भी कम हुआ है। नहीं क्या था, बैग, बच्चे होते थे छोटे छोटे जो इंग्लिश मीडियम में क्या होता था कि उसमें बच्चे को खुद से ज़्यादा वजन की बुक वगैरह दे दी जाती थी, उनको उसे बैग साथ में उसके पानी की बोतल और भोजन 3 चीज़ें हो जाती, तो उसमें क्या था, बच्चे को पढ़ने में तो दिमाग ही नहीं चलता था। तो उसके कारण क्या किया नई शिक्षा नीति ने, शिक्षा को बिना बोझ के, यानी कि बच्चों के बैग का भार कम किया जाना चाहिए, सिलेबस कम किया जाना चाहिए, उनके मानसिक स्तर या उनकी उम्र के अनुसार का उनका मानसिक स्तर के अनुसार पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए या पाठ्यक्रम शामिल किया जाना चाहिए। अब आगे देखते हैं हम कि MHRD के शिक्षा सचिव ने, MHRD के शिक्षा सचिव ने, शिक्षा सचिव के निर्देशन में MHRD के शिक्षा यानी MHRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा सचिव के निर्देशन में परिषद के एक पत्र द्वारा, अब यह शिक्षा बिना बोझ के क्या किया था, 1993 में जो निर्देशन में एक परिषद थी, क्या हुआ था, एक निर्देशक था परिषद में कोई, उन्होंने 1993 में क्या किया, एक पत्र जारी किया। तो उस पत्र में क्या था, उस रिपोर्ट में क्या था कि विद्यालय को उन्होंने क्या किया था कि परिषद में कोई निर्देश, उन्होंने 1993 में क्या किया कि शिक्षा को बिना बोझ के, शिक्षा को बिना बोझ के विद्यालय शिक्षा में शिक्षा को बिना बोझ के विद्यालय में एक रिपोर्ट में क्या कहा, विद्यालय शिक्षा के लिए इसकी समीक्षा करने की आवश्यकता व्यक्त की कि विद्यालय में क्या किया जाना चाहिए, शिक्षा को बिना बोझ के, तो इसकी समीक्षा उन्होंने व्यक्त की थी। MHRD में क्या था, एक मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा सचिव के निर्देशन में क्या हुआ था, कोई परिषद का कोई निर्देशक था जो कोई
परिषद थी उसका निर्देश था। उन्होंने क्या किया 1993 में शिक्षा को बिना बोझ के बनाने के लिए विद्यालय में एक समीक्षा व्यक्त की कि बच्चों का भार कम किया जाए, रटत विद्या प्रणाली से मुक्ति, उसे अच्छा वातावरण मिलना चाहिए, या बच्चों की शिक्षा को अभिभावकों से भी जोड़ा जाना चाहिए। उससे क्या होगा कि बच्चे का पता चल जाएगा कि बच्चा पढ़ रहा है या उसका रिजल्ट कैसा हो रहा है। तो स्कूल को क्या करना चाहिए, बच्चों को तो पता रहता है अपने रिजल्ट का, तो उससे क्या करना चाहिए, रिजल्ट को अपने अभिभावकों से भी जोड़ा जाना चाहिए। तो उससे क्या पता चलता है कि हर चीज़ उन्हें टाइम पर पता, बच्चे का लेवल पता चल जाता है कि इसके टेस्ट में कैसे मार्किंग आ रहे हैं, एग्जाम में कैसे आ रहे हैं, अर्धवार्षिक में कैसे आ रहे हैं। तो शिक्षा को बच्चों से ही नहीं, बच्चों के अभिभावक से भी जोड़ा जाना चाहिए। तो और क्या है इसके अंतर्गत, इसमें क्या है कि एनसीएफ की 2000 का 95 इसका अनुवाद कहाँ किया गया था। अब देखते हैं एनसीएफ 2005 का, जो भारतीय भाषाओं का उल्लेख है सारा किसमें है, 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में क्या है, भारतीय भाषाओं का उल्लेख। संविधान की 8वीं अनुसूची में भारतीय भाषाओं का उल्लेख है। तो उसमें क्या किया गया है कि सभी भाषाओं में, तो एनसीएफ का अनुवाद भी किन में किया गया है, इन्हीं भाषाओं में। एनसीएफ 2005 का अनुवाद आठवीं संविधान की 8वीं अनुसूची, इसमें हमारे एनसीएफ 2005 के अनुवाद का भी इन्हीं भाषाओं में प्रयोग किया गया। तो ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाए कि एनसीएफ 2005 का अनुवाद कौन सी भाषा में मिलता है, तो संविधान की 8वीं अनुसूची में जो हमारी भाषाएं हैं उनमें क्या मिलता है, एनसीएफ 2005 का वर्णन मिलता है। और यह विद्यालय शिक्षा का क्या है, यह विद्यालय शिक्षा का एक नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। विद्यालय शिक्षा का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। यानी कि एक राष्ट्रीयता का प्रतीक माना गया है। क्या माना गया है, शिक्षा को। एनसीएफ 2005 को क्या किया गया है, विद्यालय शिक्षा में एक नया राष्ट्रीय दस्तावेज है, जिसमें हमें शिक्षा को अधिक से अधिक सुचारू रूप से बनाने के लिए अनेक प्रकार के प्रयास किए गए हैं, जो बच्चों के दैनिक जीवन में भी उपयोगी है और आने वाले कल के लिए भी उपयोगी है। इसमें क्या है, शिक्षा को, इसमें पाठ्यक्रम को अधिक व्यवहारिक, और पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, व्यवहारिक। पाठ्यक्रम व्यवहारिक होना चाहिए। अब एनसीएफ 2005 में क्या होता है, इसमें पाठ्यक्रम को अधिक व्यवहारिक बनाने पर जोर दिया जाना चाहिए। तो इसमें क्या है, शिक्षा को बाल केंद्रित, इसके मुख्य उद्देश्य क्या क्या थे, इसके मुख्य उद्देश्य या लक्ष्य क्या थे, शिक्षा को बाल केंद्रित, रटने की रटंत विद्या है, जो रटंत विद्या प्रणाली से मुक्ति, रटंत विद्या प्रणाली से मुक्ति तथा परीक्षा प्रणाली में सुधार, परीक्षा प्रणाली में सुधार, और क्या है, लिंग जाति धर्म, लिंग जाति धर्म भेद आदि के आधार पर क्या होना चाहिए, समुदाय में ऐसी कुरीतियों को क्या करना चाहिए, दूर, और बच्चों को ऐसी हीन भावना से क्या करना चाहिए, दूर रखना चाहिए। लिंग जाति धर्म आदि आधारों पर होने वाले भेदभाव को समाप्त करना चाहिए। क्या करना चाहिए, जो बच्चों में ऐसी भावना भर जाती है कि तू इस छोटी जाति का, हम बड़ी जाति के हैं, या तो आप इस धर्म के हो, हम दूसरे धर्म के, आप हिंदू धर्म के हो, हम मुस्लिम के हैं, तो हम ही श्रेष्ठ हैं। हमारे समाज में अल्लाह को इस नाम से भगवान को भगवान कहते हैं, इसमें अल्लाह कहते हैं, तो ये क्या हो गया। और लिंग के आधार पर भी पुरुष और महिलाओं में ऐसा कोई भेदभाव नहीं, उनसे लड़के लड़की में
यानी लड़के और लड़की को बराबर समान अधिकार हैं, तो उन्हें हर चीज़ की स्वतंत्रता भी समान ही देनी चाहिए। तो पढ़ाई में उनके आधार लिंग के आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। लड़की लड़का शिक्षा में क्या है, एक समान। शिक्षा में उनकी क्या भूमिका है, समानता की होनी चाहिए। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर या भेदभाव या छुआछूत, कोई नीची जाति कोई ऊंची जाति, तो ऐसी भावनाओं से क्या है, बच्चे को मुक्त करना चाहिए। यानी इसके आधार पर बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि ऐसी भावना उनके दिमाग में भी ना आए, तो तभी क्या होगा, बच्चे का विकास हो पाएगा सामान्य रूप से। बच्चे को क्या, इसके मुख्य लक्ष्य क्या क्या है कि शिक्षा कौन सी है, बाल केंद्रित, और क्या है इसका मुख्य लक्ष्य है, रटंत विद्या प्रणाली से मुक्ति, कि सिलेबस या पाठ्यक्रम को ऐसा करना चाहिए कि बच्चे को रटंत विद्या से ज्यादा समझकर उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वो आगे भी उसके भविष्य में काम आए। तो और क्या है, उसे परीक्षा प्रणाली में भी सुधार करना चाहिए। तो और आगे लिंग जाति धर्म आदि के आधार पर क्या करना चाहिए, बच्चों को भेदभाव से मुक्ति दिलानी चाहिए, यानी शिक्षा में समानता का अवसर देना चाहिए। आगे देखते हैं हम कि एनसीएफ 2000 के अनुसार हर विद्यार्थी को अपनी क्षमता और कौशल होते हैं। हर विद्यार्थी के क्या होते हैं, हर विद्यार्थी के अपने क्षमता और कौशल होते हैं। विद्यार्थी के क्षमता और कौशल होते हैं। हर विद्यार्थी क्या होते हैं, अपने अपने क्षमता और कौशल होते हैं। तो उनके अनुसार क्या करना चाहिए, विद्यार्थियों को भी उन्हें व्यक्त करने का मौका देना चाहिए, कि विद्यार्थी को उसे अपनी भावाभिव्यक्ति में कहने का मौका देना चाहिए, अभिव्यक्त करने का मौका प्रदान करना चाहिए। इसमें क्या कहा है कि विद्यार्थी की कुछ क्षमता और कौशल, विद्यार्थी के कुछ उद्देश्य होते हैं, उन्हें भी पढ़ने में रुचि होती है, लेकिन जब वह दबाव और तनाव में रहेगा तो उसके अंदर ऐसी वो हीन भावना से बच्चा ग्रस्त हो जाएगा, तो उसका दिमाग उलझनों में खो जाएगा। तो अब क्या करते हैं, उसके विद्यार्थी के भी कुछ क्षमताएं होती है, कुछ कौशल, उसके अंदर भी एक ऐसी सृजनात्मकता शक्ति होती है, उनके अंदर भी ऐसी क्रिएटिविटी आती है कि बच्चे को उसमें आगे अपने क्षेत्र में आगे जाने के लिए उसे कुछ लक्ष्य निर्धारित किए हैं। तो उसे विद्यार्थी के क्षमता और कौशल के अनुसार क्या करना चाहिए, अभिव्यक्त करने का मौका प्रदान करना चाहिए। उससे क्या होगा, बच्चे का दिमाग विकसित होगा। शिक्षा भी उसे बाल केंद्रित बनाएंगे तो क्या होगा, अकेले अगर शिक्षक पे फोकस रहेगा तो शिक्षक क्या सोचेगा, बच्चे उसे ऊब जाएगा या बच्चे की उसमें पढ़ने में रुचि नहीं होगी। तो पढ़ने में रुचि नहीं होगी तो फिर क्या होगा, बच्चा पढ़ाई में कमजोर हो जाएगा। तो शिक्षा को क्या करना चाहिए, शिक्षक को अकेले को अपनी कल्पना नहीं करनी चाहिए, पुस्तक को अकेला अपना माध्यम नहीं बनाना चाहिए। तो पढ़ने में रुचि शिक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, बाल केंद्रित। शिक्षा को कैसे करनी चाहिए, बाल केंद्रित, और उसे रटत विद्या प्रणाली से तभी मुक्ति मिलेगी जब वह शिक्षक उसे बार बार समझाएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो बार बार प्रश्न पूछता है कि समझ में आया कि नहीं, उसके आधार पर उनके टेस्ट लिए जाते हैं, फिर अर्धवार्षिक परीक्षाएं कराई जाती है, फिर वार्षिक परीक्षा में उनका फाइनल मूल्यांकन किया जाता है। तो इससे क्या होगा, परीक्षा प्रणाली में भी सुधार होगा। और इसकी रिपोर्ट क्या करनी चाहिए, शिक्षकों को बच्चों से नहीं, उनको अभिभावकों से भी जोड़नी चाहिए। तो इसमें क्या हो गया कि शिक्षा बिना बोझ के, तो इसमें क्या हो गया, उनका सिलेबस पाठ्यक्रम उनकी मानसिक आयु के अनुसार करना चाहिए। आगे हम देखते हैं इसके एनसीएफ 2000 के आरंभिक अध्याय में क्या किया गया है। स्वतंत्रता के बाद पाठ्यचर्या में एनसीएफ 2005 में स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय पाठ्यचर्या में क्या किए गए हैं, सुधार के प्रयास। 2005 में एनसीएफ 2005 में आरंभिक अध्याय में स्वतंत्रता के बाद पाठ्यचर्या में आरंभिक अध्याय में स्वतंत्रता के बाद पाठ्यक्रम में सुधार के प्रयास किए गए। पाठ्यक्रम में सुधार के प्रयास किए गए। इसमें क्या आ गया, एनसीएफ के पहला जो अध्याय था, जो प्रारंभ में जो अध्याय था, उनमें क्या किया गया है, स्वतंत्रता के बाद पाठ्यक्रम में सुधार के प्रयास किए गए हैं। तो इसमें क्या है कि कार्य योजना 1992 ने
कार्य योजना थी जो 1992 की, उसमें क्या कहा है? कार्य योजना जो 1992 की कार्य योजना थी, उसमें क्या कहा गया है कि इसमें प्रासंगिकता, लचीलेपन और गुणवत्ता के तत्वों पर जोर देते हुए, प्रासंगिकता, लचीलापन, प्रासंगिकता, लचीलापन और गुणवत्ता के तत्वों पर जोर देते हुए, गुणवत्ता के तत्वों पर जोर देते हुए क्या किया है? इसे प्रासंगिक बनाया। यानी कार्य योजना 1992 में शिक्षा या पाठ्यक्रम कैसी होनी चाहिए? प्रासंगिकता से युक्त, लचीली होनी चाहिए उसका लेवल, और गुणवत्ता से युक्त होनी चाहिए, जो आगे जाकर इनमें यानी इनको विस्तार से पढ़ाया जाना चाहिए। जो भी चीज़ है उसे समझाकर, अधिक से अधिक ज़्यादा व्यापक क्षेत्र में समझाकर। लचीलापन यानी उसका पाठ्यक्रम का क्या हो, सरल हो, थोड़ा सहज हो उसकी शैली, और गुणवत्ता से युक्त। तो उसमें क्या होगा? बच्चा सोचने समझने की क्षमता विकसित करेगा। अब देखते हैं एनसीएफ के जो जीवन और ज्ञान है, मुख्य उद्देश्य क्या है इसका? जीवन और ज्ञान के मध्य दूरी को कम करना था। अब इसके कुछ और हैं, तो उसमें क्या आ जाएंगे कि बच्चे के जीवन और शिक्षा के मध्य क्या करना था? कम दूरी, जीवन और ज्ञान के मध्य दूरी को कम करना था। जीवन व ज्ञान के मध्य दूरी को कम करना था। अब इसमें क्या हो गया? जीवन व ज्ञान को, कि बच्चे को जो उसकी जो आयु होती है स्कूल जाने की, तो उसे 5 साल के बच्चे को भेजना चाहिए। आजकल क्या होता है इंग्लिश मीडियम में 2.5 साल के बच्चे को स्कूल में भेज दिया जाता है, तो उसे क्या होता है, ना तो कुछ समझ में आता है, और बच्चा क्या हो जाता है, तनावग्रस्त हो जाता है। तो उसे उसी एज के अनुसार, उसके मानसिक लेवल के अनुसार उसे क्या करना चाहिए? स्कूल में भेजना चाहिए। और उससे भी क्या है, टाइम, समय, जैसे 6 घंटे के पहले 7-8 घंटे स्कूल है, तो अब क्या है 6 घंटे, तो 6 घंटे में भी थोड़ा टाइम कम करना चाहिए। तो इनके मध्य कम दूरी करनी चाहिए, जीवन और ज्ञान के मध्य। अगला हमारा टॉपिक एनसीएफ 2005 को प्राथमिक शिक्षा में लागू किया गया था। तो इस अधिगम की प्रक्रिया के माध्यम से क्या हुआ? विद्यार्थियों को रटने की प्रणाली से मुक्त किया गया। एनसीएफ 2005 कहाँ लागू किया गया था? सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा में, प्राथमिक शिक्षा में लागू किया गया था। तो प्राथमिक शिक्षा में एनसीएफ 2005 लागू किया गया था। तो इसका क्या था? इस प्रक्रिया के माध्यम से क्या हुआ? विद्यार्थियों को रटने की प्रणाली से मुक्त करवाया। इस अधिगम प्रक्रिया का क्या था? प्राथमिक शिक्षा में लागू किया। तो अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से क्या किया? अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से रटने की प्रणाली से मुक्त करवाया, तो ये हमारा एनसीएफ 2005 का थोड़ा वर्णन, उसमें हमने इसके बारे में कुछ पढ़ा। तो इसमें क्या है कि एनसीईआरटी के तत्वाधान में किया गया था। किसके, इसकी रूपरेखा किसके तत्वाधान? जो एनसीईआरटी हमारी नई दिल्ली, एनसीईआरटी नई दिल्ली। फिर क्या किया? इसकी समिति को गठित की, प्रोफेसर यशपाल समिति। तो प्रोफेसर यशपाल ने क्या किया था? कुछ शिक्षक थे, कुछ विद्वान थे, तो उनके सामने क्या कर दिया? शिक्षा को एक चुनौती के रूप में खड़ा कर दिया। फिर 2005 में इसको मुख्य रूप किसने दिया? एनसीएफ को 2005 का प्रोफेसर यशपाल समिति ने। तो इसके सुधार के प्रयास करते हुए शिक्षकों और विद्वानों के सामने क्या कर दिया? एक नई चुनौती के रूप में देखा। तो एक राष्ट्रीय संचालन समिति थी, उसमें क्या था? यशपाल समिति की संस्था में एक तो राष्ट्रीय की संचालन समिति आ गई, तो उसमें दूसरा क्या था? 21 समूह गठित किए, जो उनको क्या नाम दिया था? फोकस समूह गठित किए। अब उनमें क्या किया? फिर एनसीएफ 2000 का बनने का कार्य किसके? एनसीईआरटी के तत्कालिक निर्देशक थे जो प्रोफेसर कृष्ण कुमार, उसके नेतृत्व में क्या हुआ? एनसीएफ 2005 का कार्य संपन्न हुआ, गठित तो प्रोफेसर यशपाल ने कर दी, लेकिन किसके निर्देशक में सब पूर्ण हुई है? प्रोफेसर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में पूर्ण हुआ इसका कार्य। तो फिर इसको एक मिशन मोड के रूप में नाम दिया। मिशन मोड के रूप में इसको क्या नाम दिया? वीईटी। वीईटी की फुल फॉर्म क्या हुई? वोकेशनल एजुकेशन
ट्रेनिंग, यानी व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली पर जोर दिया कि बच्चों को ओनली पढ़ाई का मतलब किताबी ज्ञान तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, उसे बच्चों के आगे भविष्य में आने वाले काम में उसको व्यावसायिक शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया गया कि बच्चों के आगे जाकर, या अभी तक उनको अगर आर्थिक या व्यवसाय से नहीं जोड़ा जाएगा तो बच्चों के आगे जाकर क्या हो जाएगी, उसके पढ़ने में मन नहीं लगेगा, आगे उनकी रुचि कम हो जाएगी। फिर देखते हैं कि शिक्षा को किसका MHRD के शिक्षा सचिव ने क्या किया, परिषद के एक निर्देशक को पत्र लिखा, एक रिपोर्ट लिखी 1992 में। तो उसमें क्या किया कि शिक्षा को बिना बोझ के बनाना चाहिए, शिक्षा को क्या करना चाहिए, बिना बोझ के, यानी बच्चों पर कम से कम वर्कलोड हो, कम से कम भार हो कि बुक वगैरह का सिलेबस सीमित कर दिया जाना चाहिए। तो ये किसने किया था, MHRD के शिक्षा सचिव ने परिषद के निर्देशक को पत्र द्वारा 1993 में शिक्षा को बिना बोझ की बताया। तो इसमें क्या आ गया कि बच्चों को रटने की प्रणाली से मुक्त करना चाहिए, शिक्षा को बाल केंद्रित। अब मेन बिंदु क्या है इसका मुख्य लक्ष्य क्या है, शिक्षा को बाल केंद्रित। बाल केंद्रित होगी तभी बच्चा पढ़ने में इंटरेस्ट ले पाएगा, यानी शिक्षक का 100% ध्यान क्या होना चाहिए बच्चे पे। जो कक्षा में 10 विद्यार्थी, 20 विद्यार्थी या 30 बैठे हैं तो शिक्षक का मुख्य उद्देश्य है कि उन सभी बच्चों पे उनकी नजर है। ऐसे नहीं कि आगे वाले बच्चे या एक बच्चे की तरफ देखे पढ़ा रहा है तो उससे दूसरे बच्चे में क्या आ जाएगी, पास वाले में हीन भावना आ जाएगी। तो शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है, बाल केंद्रित। बाल केंद्रित में क्या हो गया कि बच्चे के ऊपर जो सभी बच्चे उनको सम्मान अधिकार या उन्हें सम्मान भावना से देखना चाहिए, या उन्हें जो किसी को नहीं आता, जो कमजोर बच्चे हैं उन्हें भी उन होशियार बच्चों की श्रेणी में रखना चाहिए। ऐसे नहीं कोई बच्चा क्लास में कमजोर है तो उसकी तरफ टीचर ध्यान ही नहीं दे रहा, उसका मनोबल बढ़ाना चाहिए, बाकी उसे बार बार खड़ा करना चाहिए। तो उससे बच्चे में क्या आएगी कि हाँ हमारा ध्यान उनकी तरफ है, तो बच्चा क्या करेगा, सीखने की कोशिश करेगा। प्लस में उसे क्या है कि उसका मनोबल बढ़ाना चाहिए। पुनर्बलन क्या है, उन्हें बच्चे को पॉजिटिव देना चाहिए। नेगेटिव देने से बच्चे में क्या आ जाएगी, वो हीन भावना आ जाएगी, बच्चा हीन भावना से ग्रस्त हो जाएगा। तो बच्चे को पुनर्बलन भी कैसा देना चाहिए, पॉजिटिव। तो बच्चों के मानसिक स्तर में क्या होगा, सुधार होगा और आगे वो क्या करेगा, पढ़ने की कोशिश करेगा। अब आगे कि हर विद्यार्थी को अपनी क्षमता और कौशल, हर बच्चे के क्या होते हैं, क्षमता और कौशल। तो उसे क्या है, बच्चे को क्या करना चाहिए, उनके क्षमता और कौशल को व्यक्त करने का क्या करना चाहिए, मौका देना चाहिए बच्चे को। ऐसे नहीं कोई बच्चा कमजोर या कोई कमजोर है तो उसमें कोई जरूरी नहीं बच्चा पढ़ाई में होशियार हो, बच्चे में और कोई सृजनात्मक होगी, कोई कलाकृति होगी या उसके अंदर ऐसा कौशल होगा जो पढ़ाई के अलावा कुछ अलग हटके कुछ बनाने का, कुछ अलग क्षेत्र में कार्य करने का। तो उसमें क्या हो गया, बच्चे की रुचि उसके अनुसार देखनी चाहिए कि बच्चे की किस क्षेत्र में रुचि है। तो इसके अनुसार बच्चे में क्या आएगी, बच्चे को पढ़ाई पर ही नहीं कि इसके क्षेत्र या उसके कार्य क्षेत्र को भी ध्यान देना चाहिए। तो उसमें क्या होगा कि बच्चे के मानसिक उसका कौशल है जो निकल कर बाहर आएगा। ऐसे नहीं कि कोई बच्चा कमजोर है तो उसके ऊपर हम ध्यान ही नहीं दे रहे, तो उसके कारण क्या होगा कि बच्चे की बौद्धिक और बुद्धि उपलब्धि क्या हो जाएगी, और भी कमजोर हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा एनसीएफ 2005 का सामान्य परिचय और इसके मुख्य जो उद्देश्य थे। अब कल पढ़ेंगे हम अगले अध्याय में इसकी विशेषताएं, इसके सिद्धांत क्या क्या है और इसके जो परिभाषाएं नेक जो विद्वान ने बनाए हो तो उनके बारे में हम क्या करेंगे, कल चर्चा अगले अध्याय में चर्चा करेंगे। थैंक यू।